देखिए बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर चेंजेस बेटा। ये रेडियो एक्टिविटी के अंदर न्यूक्लियर के अंदर कौन सी चेंजेस आती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था बेटा कि रेडियो एक्टिविटी के अंदर 3 किस्मों के रेज एमिट होते हैं। एक अल्फा एमिट होता है जिसके अंदर 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। एक बीटा पार्टिकल एमिट होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन एमिट होता है, और एक गामा रे उसमें से एमिट हो सकता है। आज हम देखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी के अंदर किस तरह से जब रेडियो एक्टिविटी होती है तो उसका क्या असर पड़ता है न्यूक्लियस के ऊपर बेटा। ठीक है, तो आज वाला जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर चेंजेस बेटा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कहेंगे बेटा, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर चेंजेस बेटा। रेडियो एक्टिविटी के अंदर न्यूक्लियस के अंदर कौन सी चेंजेस आती है बेटा। इसके अंदर 1-2 पॉइंट्स पंजाब के अंदर लिखी हुई है, 1-2 पॉइंट्स सिंध के अंदर लिखी हुई है। तो बेटा सबसे पहली बात ये कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास नंबर के साथ। जिस न्यूक्लियस का मास नंबर ज्यादा होगा उस न्यूक्लियस के अंदर उसका वॉल्यूम जो होगा वो बड़ा होगा। जैसे हाइड्रोजन का अगर 1 है उसके अंदर 1 प्रोटॉन है, और हीलियम का 4 है उसमें 2 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है बेटा। तो अब कह सकते हैं कि हीलियम के न्यूक्लियस की जो साइज होती है वो हाइड्रोजन के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा होती है। तो पहली बात क्या कहोगे आप इसके अंदर बेटा? पहली बात ये होती है कि न्यूक्लियर वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू ए बेटा, कि जितना ए ज्यादा होगा बेटा उतना न्यूक्लियस का वॉल्यूम बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका एक और मतलब भी होता है बेटा कि फिर न्यूक्लियस की डेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है बेटा। सब के सब जो न्यूक्लियाई होते हैं उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी बेटा। कैसे बेटा? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हाइड्रोजन काम करे बेटा, अगर हाइड्रोजन काम करते हैं बेटा डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, सपोज करते हैं कि उसका मास 1 है, वॉल्यूम 1 है, तो इसकी डेंसिटी 1 होगी। अगर हीलियम करते हैं बेटा तो हीलियम के अंदर क्या होता है बेटा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बेटा। तो इसकी क्या हो जाएगी बेटा? मास 4 होगा, क्योंकि उसके अंदर 4 पार्टिकल है, तो वॉल्यूम भी क्या होगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। तो 4/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 1। तो बेटा न्यूक्लियस जो होता है उसकी साइज जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए होती है, जिसका नतीजा क्या निकलता है कि हर न्यूक्लियस का जो डेंसिटी है हर न्यूक्लियस की वो कांस्टेंट रहती है। तो आप इसके बारे में कह सकते हैं बेटा कि ये जो होती है इस तरह से आप कह सकते हैं कि डेंसिटी जो होती है बेटा, डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई इज सेम एंड कांस्टेंट बेटा। ठीक है, इस तरह से हो जाती है बेटा। तीसरी बात बेटा कि जब रेडियो एक्टिविटी होती है तो उसके अंदर मास नंबर और चार्ज नंबर पे फर्क पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता।
जैसे अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल में से जब किसी भी न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उसमें दो न्यूट्रॉन निकल जाते हैं, दो प्रोटॉन निकल जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि वो न्यूक्लियस किसी और न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसका मास 4 कम हो जाएगा और चार्ज 2 कम हो जाएगी। बीटा पार्टिकल होता है, उसमें भी ऐसे ही होता है कि चार्ज नंबर तब्दील हो जाता है, जबकि गामा जब निकलता है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, न ही चार्ज नंबर पे और न ही मास नंबर पे। तो आप कह सकते हैं कि ये जो रेडियो एक्टिविटी होती है न्यूक्लियस से, इसके अंदर एलिमेंट जो होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में तब्दील हो सकता है, जिसको कहा जाता है रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके का मकसद है प्रोसेस जिसके अंदर वन एलिमेंट जो होता है वो किसी और एलिमेंट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ऐसी फिनोमिना को हम कहते हैं कि ये रेडियो एक्टिव डिके है। तो आप कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में जो एलिमेंट होता है उसके अंदर तब्दीली आ सकती है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसी फिनोमिना जो होती है इसको रेडियो एक्टिव डिके कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं इन रिजल्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, वन element transforms into other element के ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्योंकि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, into other element, then this phenomena is called radioactive inhibitor, radioactive inhibitor, इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिकेबिटर। रेडियो एक्टिव डिके का मकसद ऐसा प्रोसेस जिसमें रेडियो एक्टिविटी की वजह से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे रेडियम 227 होता है, थेरियम जो होता है 227 जो होता है वो अल्फा पार्टिकल को एमिट करके रेडियम में कन्वर्ट हो जाता है, और रेडियम जो होता है वो रेडॉन में कन्वर्ट हो जाता है अल्फा पार्टिकल को इमिट करने के बाद। ये एक सीरीज बनती है जिसको कहा जाता है चेन। ठीक है, जो शुरू वाला एटम होता है, जैसे थेरियम से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो थेरियम को पेरेंट कहेंगे, और थेरियम जब रेडियम में कन्वर्ट होगा तो रेडियम जो होगा वो डॉटर कहलाएगा। अगर रेडियम कन्वर्ट हो जाता है रेडॉन में तो रेडियम इस प्रोसेस के लिए फिर पेरेंट बन जाएगा और रेडॉन डॉटर बन जाएगा। तो ये पूरी चेन होती है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी होती इसलिए। एक बात याद रखिएगा बेटा कि जब किसी भी न्यूक्लियस का मास बहुत ज्यादा होता है तो उसके अंदर अल्फा एमिशन होती है। जब किसी भी न्यूक्लियस के अंदर चार्ज बहुत ज्यादा होती है तो उसके अंदर बीटा एमिशन होती है। जब किसी भी न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा एनर्जी होती है तो गामा एमिशन होती है। ये याद रखिएगा बेटा कि अल्फा एमिशन उस न्यूक्लियस के अंदर होती है जिसका मास बहुत ज्यादा हाई होता है। यूरेनियम 235 देख ले, यूरेनियम 235 का मास बहुत ज्यादा होता है, अल्फा एमिशन होती है। थेरियम के अंदर होता है, रेडियम के अंदर होता है, रेडॉन के अंदर होता है। ये जो होते हैं जिनके अंदर मास ज्यादा होता है उनके अंदर अल्फा एमिशन होती है, जिनके अंदर चार्ज ज्यादा होती है उनके अंदर बीटा एमिशन होती है, जिसके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है उसके अंदर गामा एमिशन होती है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इस चीज को।
ठीक है। अब आप यहाँ पे इस तरह से कहोगे कि लार्ज मास है बेटा, अगर लार्ज मास है तो इसके अंदर अल्फा एमिशन होगी बेटा, ठीक है। और अगर बेटा चार्ज है, ठीक है, लार्ज है या जो है वो इसके अंदर चार्ज इज हाई बेटा, चार्ज हाई है तो बीटा एमिशन होगी बेटा, ठीक है। और अगर बेटा एनर्जी अगर हाई है, एनर्जी अगर हाई है बेटा तो इसके अंदर गामा एमिशन होगी बेटा, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हैं गामा एमिशन होती है बेटा। ये ध्यान में रखिएगा, ये बड़े मास वाले जो होते हैं उनमें से अल्फा निकलेगी, बड़ी चार्ज वालों के अंदर बेटा बीटा निकलेगी, और जो ज्यादा एनर्जी वाले होंगे उनसे गामा निकलेगा बेटा, ठीक है। तो ये बेटा ये इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी के अंदर चेंजेस आती है। और बेटा आखिरी बात इसके अंदर कि इन रेडियो एक्टिविटी कंजर्वेशन लॉज आर वैलिड बेटा, बेटा कंजर्वेशन के लॉज वैलिड होते हैं कि जब ये रेडियो एक्टिविटी होती है तो बेटा पहले अकेला एटम होता है, उसमें से जब अल्फा बीटा निकलता है ये गन और बुलेट वाला सिस्टम हो जाता है कि जब थेरियम होती है बेटा उसका 227 होता है, वो अकेला है, उसका मोमेंटम फॉर एग्जांपल 0 है, वो रेस्ट में है। जब उसमें से अल्फा निकलेगा ना तो अल्फा के पास तो मोमेंटम होता है, जाहिर सी बात है अल्फा तो मूव करेगा। तो बेटा अगर अल्फा फॉरवर्ड मूव करेगा तो रेडियम बैकवर्ड मूव करेगा। ये जिस तरह से गन और बुलेट पहले साथ होती है, मोमेंटम 0 होता है, बुलेट फायर होती है, गन क्या होती है पीछे आती है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होती है। ऐसे ही बेटा ये जो न्यूक्लियर प्रोसेसेस होते हैं इनके अंदर अगर थेरियम से अल्फा पार्टिकल निकलता है गन बुलेट वाला सिस्टम हो जाता है कि जैसे थेरियम रेस्ट में था उसमें से अल्फा पार्टिकल निकला, अल्फा पार्टिकल ने फॉरवर्ड मूव किया तो जो थेरियम का जो न्यूक्लियस रेडियम के अंदर कन्वर्ट हो गया, रेडियम का न्यूक्लियस जो होगा वो बैकवर्ड मूव करेगा ताकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो सके। तो आप कह सकते हैं बेटा कि ये जो होता है इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी के अंदर कंजर्वेशन ऑफ जो है वो लॉज होती है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर और कंजर्वेशन ऑफ मास डिफरेंट चीज होती है। कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर का मकसद है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो तो कंजर्व ही रहते हैं, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं होती। मास बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन सेम नहीं होता, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं होती, मास नंबर होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं होती। टोटल मास बिफोर रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू द टोटल मास आफ्टर रिएक्शन, ये आगे डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं होती, इसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ मास का हम नहीं लेते क्योंकि हम न्यूटन की थ्योरी के बाद मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं मानते, ठीक है। तो ये बेटा जो होती है वो रेडियो एक्टिविटी के अंदर कंजर्वेशन के लॉज वैलिड होते हैं। अब ये जो रेडियो एक्टिविटी के होता है जिसके अंदर एक पेरेंट न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो जरूरी नहीं है कि एक बार ही ऐसा, ये सीरीज में हो सकता है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ इसकी, जिसके अंदर एक आपको बेटा चेन दिखाई गई है। बेटा ये आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर एक चेन दिखाई गई है, इसको कहा जाता है डिके चेन बेटा।
ठीक है। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेन डिकेज दिखाई गई है। इसको हम कहते हैं कि यूरेनियम की डिके चेन। कि जब एक न्यूक्लियस होता है बेटा, वो जब अल्फा बीटा गामा इस तरह से एमिट करता है, तो वो किस तरह से सीरीज के अंदर आप देख सकते हैं बेटा कि ये एक चेन बनती है। ठीक है। अब देखिए ये रेडियो एक्टिव डिके का प्रोसेस है बेटा। यूरेनियम से स्टार्ट होते हैं, यूरेनियम 238 है बेटा। यूरेनियम जो 238 है बेटा, इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेगा, ये आ जाएगा बेटा 234 के अंदर अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद बेटा। ठीक है। अब इसमें से बीटा निकलेगा, बीटा के बाद ये Pa234 के अंदर आ जाएगा। फिर Pa234 से बेटा बीटा निकलेगा 234 यूरेनियम के अंदर आ जाएगा। और ये 234 से अल्फा निकलेगा, ये 230 के अंदर आ जाएगा। 230 से फिर अल्फा निकलेगा, ये 226 के अंदर आएगा। 226 से अल्फा निकलेगा। इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू करेगा और ये प्रोसेस चेन में होता होता आखिरकार ये स्टेबल बन जाता है। 206 पे आके ये स्टेबल बन जाता है बेटा। ये इसके नेम लिखे हुए, इसके अंदर जो इस्तेमाल हुए कौन कौन से एलिमेंट है। और बेटा ये हाफ लाइफ लिखी हुई है कि ये एक इसको जाहिर करता है, ईयर्स को, डेज को जाहिर करता है। और ये सारी डिटेल लिखी हुई है, आप समझ लोगे, इतनी मुश्किल चीज नहीं है। तो इसको कहा जाता है यूरेनियम की डिके चेन है। ये जरूरी नहीं है कि जब न्यूक्लियस से एक बार अल्फा निकल जाए वो खामोश हो जाए, ऐसा नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि यूरेनियम के अंदर रेडियो एक्टिव डिके हुआ और यूरेनियम इस तरह से मुख्तलिफ एलिमेंट्स के अंदर चेंज होता हुआ इसमें आ जाएगा, ये लीड में आ जाएगा। लास्ट में आप देख सकते हैं बेटा ये लीड के अंदर स्टेबल हो जाएगा इसके अंदर। और ये हाफ लाइफ है बेटा, इतने साल इसकी हाफ लाइफ है। इसके बाद ये इसमें कन्वर्ट होगा और इसकी हाफ लाइफ सिर्फ 24 डेज है। और इसके बाद ये जो है इसकी हाफ लाइफ सिर्फ और सिर्फ 1.17 मिनट है। मीन्स ये इतने टाइम के बाद बीटा, ये टाइम लिखा हुआ है कि ये कितने कितने टाइम के बाद अल्फा बीटा या गामा निकला है बेटा। और इसकी देखिए बहुत ही छोटी हाफ लाइफ है, 1.64 10⁻⁴ सेकंड है। ये बहुत तेजी के साथ अल्फा एमिट करने के बाद पीपी के अंदर चला जाएगा। तो ये बेटा एक चेन होती है कि रेडियो एक्टिव डिके की चेन होती है। इसकी एक और फिगर भी है बेटा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक और रेडियो एक्टिव चेन है, उसको भी आप देख ले बेटा। ये हमारे पास बेटा ये इस तरह से लिखी हुई है, मैं उसी के साइड पे लगा देता हूँ। ठीक है, ताकि एक ही पेज पे आपको इसको पढ़ना आसान रहे। ये बेटा सेम चेन है जो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर। ये इस तरह से बेटा ये देखिए, ये वर्ड्स के अंदर भी सेम चीज लिखी हुई है बेटा। आप देख सकते हैं कि वर्ड्स के अंदर सेम चीज लिखी हुई है। ये भी यूरेनियम की बेटा चेन है। ठीक है, कि किस तरह से ये बेटा इस तरह से ये वर्ड्स में लिखी हुई है, ये इस तरह से फिगर के अंदर लिखी हुई है। इसको कहा जाता है बेटा कि ये डिके चेन होती है। ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा कि इसके अंदर जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसके अंदर अल्फा इमिशन जो होती है बेटा, अल्फा इमिशन जो होती है वो क्या असर देती है बेटा। अल्फा इमिशन का क्या असर होता है बेटा, अल्फा इमिशन बेटा। ठीक है बेटा, अल्फा को हम क्या कहते हैं बेटा, अल्फा पार्टिकल जो होता है उसको हम हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं, क्योंकि अल्फा के अंदर 2 प्रोटॉन निकलते हैं, 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हीलियम न्यूक्लियाई, क्योंकि हीलियम के न्यूक्लियाई से अगर 2 हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो वो अल्फा बन जाएगा। और ये भी कहा जाता है कि मेन सोर्स ऑफ हीलियम जो होता है वो अर्थ के ऊपर वो अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद एटमॉस्फेयर से 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने के बाद
हीलियम न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल को जब 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो वो न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा हीलियम के। अब हम कहते हैं बेटा अल्फा पार्टिकल जो होता है बेटा, अल्फा पार्टिकल के अंदर अल्फा पार्टिकल consists two protons and two neutrons बेटा। इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसका ए जो होता है वो 4 होता है और चार्ज जो होती है वो 2 होती है। इस तरह से आप इसको जो है वो अल्फा पार्टिकल को कह सकते हैं बेटा 2 4 जो है वो इस तरह पे जो है बेटा सॉरी इस तरह से जो है वो अल्फा पार्टिकल जो होता है इसको आप जो है वो मास नंबर 4 है और Z2 है इसका, इस तरह से आप इसको कह सकते हैं बेटा। ठीक है, ये हीलियम का न्यूक्लियर होता है बेटा। अब जब ये निकलता है किसी भी न्यूक्लियस से तो इसके ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर फर्क क्या पड़ता है बेटा। सपोज करें हमारे पास ये इस तरह से एक पेरेंट न्यूक्लियस है जिसका चार्ज Z है और मास ए है। अगर इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलता है बेटा तो इसके अंदर ए जो होगा -4 होगा और Z -2 होगा, प्लस इसमें क्या निकलेगा बेटा अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर 2 जो होगा बेटा इस तरह से जो है वो प्रोटॉन निकलेंगे और 2 जो होंगे वो न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो इसके अंदर चेंज कौन सी आती है बेटा, इसके अंदर चेंज ये आती है कि इसके अंदर बेटा मास 4 कम हो जाता है और चार्ज जो होती है बेटा वो 2 कम हो जाती है बेटा। ठीक है, आप इसको इस तरह से स्क्रीन को देख सकते हो बेटा। अब इसके अंदर इसका मकसद है, ये हमारे पास है बेटा डाटा, इसको आप कहोगे डाटर सॉरी पेरेंट और इसको कहोगे आप डाटर न्यूक्लियर बेटा। ठीक है, अल्फा के आगे आप इस तरह भले लिख ले क्योंकि हमारे पास इसकी कंजर्वेशन होगी बेटा। आप देख सकते हैं बेटा कंजर्वेशन लॉ, इसका मास बेटा ए है तो अगर इसका मास a -4 हो गया तो इसका 4 है, बिफोर एंड आफ्टर टोटल जो है वो मास नंबर भी सेम रहेगा और चार्ज नंबर भी जो है वो सेम रहेगा। इसकी एक इक्वेशन लिखी हुई है बेटा, इसकी इक्वेशन को आप इस तरह से देख सकते हैं बेटा। तो इसकी इक्वेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एग्जांपल आप इसका ले सकते हैं बेटा कि इसका एग्जांपल क्या होता है बेटा। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं बेटा कि इसके अंदर थेरियम है बेटा 227 है और इसका 90 है चार्ज। इसमें से बेटा जब अल्फा निकलता है तो ये रेडियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, 223 बन जाता है और ये 88 बन जाता है बेटा। प्लस इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलता है बेटा He24, ये हमारे पास बेटा अल्फा है, इसमें अल्फा पार्टिकल निकलता है बेटा इस तरह से। तो आप देख सकते हैं बेटा कि इसके अंदर भी कंजर्वेशन के लॉज फॉलो हुए हैं बेटा। अगर इस साइड पे आप मास नंबर 227 है, इस साइड पे भी मास 227 है, इस साइड पे चार्ज 90 है, इस साइड पे चार्ज 90 होगी, तो ये जो डिके होती है इसके अंदर कंजर्वेशन होती है बेटा। इसके बाद है हमारे पास बेटा बीटा एमिशन। बेटा बीटा एमिशन होती है बेटा। बीटा एमिशन के अंदर फर्दर बेटा 2 होते हैं, एक होती है बीटा नेगेटिव एमिशन बेटा, जिसको हम कहते हैं बीटा नेगेटिव एमिशन बेटा। देखिए बेटा ये जो बीटा एमिशन होती है
अल्फा एमिशन के अंदर सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, वो निकल जाते हैं। लेकिन अगर बीटा एमिशन देखें तो बीटा निगेटिव के अंदर इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। अब इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता नहीं है। अब न्यूक्लियस के अंदर जब इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो ये इलेक्ट्रॉन आता कहाँ से? तो यहाँ पे बेटा न्यूक्लियन की ट्रांजिशन होती है। जो न्यूक्लियंस होते हैं बेटा, जिसके अंदर न्यूक्लियंस के अंदर दो पार्टिकल हम लेते हैं, वो पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं वो न्यूक्लियन कहलाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियन है। तो बेटा ये जो न्यूक्लियन की ट्रांजिशन होती है, एक न्यूक्लियन दूसरे न्यूक्लियन के अंदर कन्वर्ट होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट होता है। तो नतीजा क्या निकलता है कि उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं, जिसमें दो पार्टिकल बहुत ही अहम है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बेटा। तो आप कहोगे कि बीटा निगेटिव तब एमिट होता है या बीटा पॉजिटिव तब एमिट होता है जब न्यूक्लियन की ट्रांजिशन होती है। न्यूक्लियन का मकसद है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में। अब ये न्यूट्रॉन किस तरह से प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है या प्रोटॉन किस तरह से न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि किस तरह से इनके अंदर वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एक्टिव होती है और किस तरह से वीक न्यूक्लियर फोर्सेस इनको कन्वर्ट करती है। तो ये एक अलग से प्रोसेस है, ये आपके पास नहीं दिया हुआ, नहीं इसकी डिटेल्स में जाना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैनर्स के अंदर ये प्रोसेस होता है। बहरहाल जब न्यूक्लियन की ट्रांजिशन होती है, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, ये न्यूक्लियस के अंदर तोड़ फोड़ आप कह लें कि न्यूक्लियस के अंदर जो तोड़ फोड़ होती है और न्यूक्लियन की जो ट्रांजिशन होती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के अंदर, तो उसके नतीजे में ये पार्टिकल्स निकलते हैं बेटा। तो आप कहोगे कि बीटा बीटा नेगेटिव इज emitted by transition of neutron into प्रोटॉन बेटा। जब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बनता है बेटा। और आपको पता है कि जो न्यूट्रल पार्टिकल होता है, न्यूट्रल पार्टिकल जब भी टूटेगा तो उसमें दो अपोजिट चार्जेस बनेंगे बेटा। जैसे आपने पढ़ा था बेटा पेयर प्रोडक्शन के अंदर कि गामा रे फोटॉन होता है बेटा। फोटॉन न्यूट्रल पार्टिकल है और जब ये न्यूट्रल पार्टिकल टूटेगा तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बनती है, दूसरा पॉजिट्रॉन बनता है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लॉ होता है किसी भी रिएक्शन के अंदर। कंजर्वेशन लॉ जो होता है वो फॉलो होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो होती है उसका लॉ भी यहाँ पे मैंने कहा था, कंजर्वेशन के लॉज वैलिड होते हैं। तो कंजर्वेशन के जो लॉज होते हैं वो हमें ये कहते हैं कि रिएक्शन के अंदर चार्ज बिफोर एंड आफ्टर सेम रहेगी। तो ये जो न्यूट्रॉन की ट्रांजिशन होती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, इसकी बिफोर रिएक्शन चार्ज 0 होती है। अब अगर ये न्यूट्रॉन टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, दूसरा प्रोटॉन बनेगा। प्रोटॉन की चार्ज पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज नेगेटिव होती है, तो बिफोर एंड आफ्टर भी चार्ज 0 होती है। इसलिए न्यूट्रॉन की ट्रांजिशन के अंदर दो पार्टिकल बनते हैं, एक प्रोटॉन बनता है और एक इलेक्ट्रॉन बनता है। ठीक है, तो आप कहोगे व्हेन न्यूट्रॉन is converted into proton beta, two
charges are formed due to two positively charged particles, electron and proton, are formed due to conservation of charge matter. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, जब ये न्यूट्रॉन की ट्रांजिशन होती है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। तो बेटा प्रोटॉन जो होता है वो तो न्यूक्लियस के अंदर रह सकता है क्योंकि वो न्यूक्लियन है। इलेक्ट्रॉन तो नहीं रह सकता, इलेक्ट्रॉन को तो निकलना है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का घर नहीं है, वो घर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है। तो इलेक्ट्रॉन बनते ही बाहर निकलेगा और वो बीटा नेगेटिव पार्टिकल की सूरत में बाहर निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नहीं होता, ये न्यूक्लियन की ट्रांजिशन की वजह से इमिट होता है। तो आप कहेंगे बेटा कि जब न्यूट्रॉन की ट्रांजिशन होगी तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, एक प्रोटॉन बनेगा। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रह जाएगा, निकलेगा इलेक्ट्रॉन। इसका मकसद है मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक न्यूक्लियस के अंदर 10 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन है। एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन के अंदर, तो प्रोटॉन 11 बन गए, न्यूट्रॉन 9 बन गए। तो बेटा मास पहले भी उसका 20 था, बाद में भी 20 होगा, क्योंकि मास नंबर के अंदर E के अंदर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लेते हैं। तो अगर 10 उसके पास प्रोटॉन थे, 10 न्यूट्रॉन थे, उसका मास था 20। अब जब उसका एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन के अंदर, तो बेटा प्रोटॉन बन गए 11, न्यूट्रॉन बन गए 9, तो भी मास उसका 20 ही है। तो मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन मास नंबर के अंदर सम लेते हैं और जबकि इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो इसके अंदर बेटा नो चेंज इन मास नंबर ए, नो चेंज इन ए बेटा। अब मास नंबर की जगह पे लिखते सही रहेगा बेटा, मास नंबर ऐसे ही यूज नहीं होता, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये होगा बेटा। ई में कोई फर्क नहीं आएगा, तो क्या जेड पे फर्क पड़ेगा बेटा? जेड पे बिल्कुल पड़ जाएगा क्योंकि जेड होती है प्रोटॉन की तादाद। अब पहले प्रोटॉन 10 थे, जेड 10 था। अब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो जेड प्रोटॉन तो 11 बन गए, तो चार्ज नंबर 1 बढ़ जाएगा। नो चेंज इन मास नंबर ए बट जेड इंक्रीजेस बाय 1 मींस जेड प्लस 1 बन जाता है। न्यूट्रल पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो is also generated in this process बेटा। इस प्रोसेस के अंदर एक तीसरा पार्टिकल भी बनता है एंटी न्यूट्रिनो बेटा। वेरी लाइट पार्टिकल होता है, मास अप्रोचिंग टू 0, न्यूट्रल पार्टिकल होता है, ये भी निकलता है बेटा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं बेटा। इसके अंदर आप लिख सकते हैं बेटा, ये पेरेंट एटम है, ए जेड है बेटा, इसमें से बीटा निकलता है बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा ए सेम रहेगा, जेड प्लस 1 होगा बेटा, बीटा नेगेटिव निकलेगा इससे, प्लस इसमें क्या हो जाएगा बेटा, एंटी न्यूट्रिनो जो है बेटा ये निकल जाएगा बेटा।
ये जो होता है बेटा, ये पार्टिकल जो होता है ये होता है एंटी न्यूट्रिनो बेटा। इसके साथ है एंटी न्यूट्रिनो निकलता है बेटा बीटा के साथ बेटा। आप कह सकते हैं कि ये स्कीम इस तरह से होती है, जब बीटा इमिट होता है बीटा पॉजिटिव भी होता है और बीटा निगेटिव होता है बेटा। तो आप सेकंड करते हैं बेटा। इसके अंदर दूसरा होता है बेटा बीटा पॉजिटिव। बेटा बीटा पॉजिटिव होता है बेटा। अब बीटा पॉजिटिव कब इमिट होता है बेटा? बीटा पॉजिटिव is emitted when proton transforms into neutron बेटा। ये भी जो होती है बेटा न्यूक्लियन ट्रांजिशन होती है बेटा। ये भी न्यूक्लियन की ही ट्रांजिशन होती है। इसके अंदर बीटा पॉजिटिव इमिट होता है जब प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन। जब बीटा जो प्रोटॉन होता है वो चार्ज पार्टिकल होता है, ये अगर न्यूट्रल बनना चाहेगा जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं करती, चार्ज मास के सिवा नहीं रह सकती। तो जब ये प्रोटॉन अपने आप को न्यूट्रल करेगा तो ये अपनी जो चार्ज है वो एक पार्टिकल की सूरत में बाहर देगा, क्योंकि चार्ज बगैर मास के नहीं आ सकती बाहर। इसलिए अपने अंदर से एक पार्टिकल एमिट करता है जिसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं, ठीक है। और ये पॉजिट्रॉन एंटी इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कहलाता है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसके ऊपर चार्ज इक्वल टू द प्रोटॉन होती है, मास इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके नतीजे में भी आप देख लें कि अगर 10 प्रोटॉन है 10 न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन गया तो पहले भी मास नंबर 20 है, बाद में भी मास नंबर 20 है, लेकिन चार्ज नंबर 1 कम हो जाएगा, क्योंकि 10 प्रोटॉन में से एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन गया, प्रोटॉन की तादाद कम हो गई, तो इसके अंदर चार्ज नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं कि बीटा पॉजिट्रॉन is emitted in this positron and neutrino बेटा। न्यूट्रिनो एक पार्टिकल होता है, न्यूट्रिनो is emitted in this process बेटा। अब ये पॉजिट्रॉन क्या है बेटा? पॉजिट्रॉन बेटा ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी कहलाता है और ये एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहलाता है बेटा। और इसकी जो बेटा चार्ज इक्वल टू प्रोटॉन होती है बेटा और मास इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। इसका मास इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। न्यूट्रिनो क्या होता है बेटा? न्यूट्रिनो बेटा न्यूट्रल पार्टिकल होता है, न्यूट्रल है, वेरी स्मॉल मास है, वेरी स्मॉल मास अप्रोचिंग टू जीरो बेटा, वेरी स्मॉल है अप्रोचिंग टू जीरो और हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल है बेटा। हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल है, आपके जिस्म से करोड़ों लाखों न्यूट्रिनो गुजर रहे हैं, आपको पता भी नहीं लग रहा। और ये इतना पेनिट्रेटिंग है जब आता है तो जमीन से भी गुजर जाता है। जमीन इसके लिए ऐसे ही जैसे रोशनी के लिए ट्रांसपेरेंट शीशा होता है, इसका बहुत हाई जो है पेनिट्रेशन पावर होता है।
और जो है वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड से मूव करता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है बेटा। ठीक है, तो ये इसकी ट्रांजिशन होती है बेटा। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर नो चेंज इन ए बट z increases by 1 बेटा, z -1 बन जाता है। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि देखिए इसके अंदर प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन के अंदर, तो प्रोटॉन्स की तादाद क्या हो जाती है, कम हो जाती है बेटा। इसको आप इस तरह से कह सकते हैं ए है, z है बेटा, ए सेम रहेगा, z -1 होगा, प्लस इसमें क्या निकलेगा बेटा, बीटा पॉजिटिव निकलेगा, प्लस निकलेगा इसमें से न्यूट्रिनो निकलेगा बेटा इसमें से। ये स्कीम होती है बेटा। अब तीसरी होती है बेटा गामा एमिशन। ये गामा एमिशन क्यों होती है बेटा, बेटा गामा एमिशन इसलिए होती है कि आपको पता है बेटा कि जब एटम में से अल्फा निकलेगा बीटा निकलेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो होगी, तो ये किस्सा होगा बेटा। सपोज करें कि न्यूक्लियस से अल्फा निकलता है बेटा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया अल्फा का, इस तरह से बेटा आपके पास जो है वो थेरियम है, थेरियम में से रेडियम बनता है बेटा। सपोज करें आपके पास बेटा इस तरह से थेरियम है, सपोज करें ये थेरियम का एटम है, इसका मोमेंटम 0 है बेटा। अब अगर बेटा ये थेरियम में से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है बेटा, और ये क्या बन जाता है, रेडियम बन जाता है। रेडियम के अंदर रिकॉइल होगा बेटा, गन और बुलेट की सूरत में। अल्फा निकले या बीटा निकले, दोनों में सेम कंडीशन होती है, लेकिन अल्फा हेवी होता है। जैसे बेटा जो तोप होती है ना, उससे जो गोला निकलता है उसकी रिकॉइल ज्यादा होती है, गन से जो बुलेट निकलती है उसकी रिकॉइल थोड़ी होती है, क्योंकि बुलेट छोटी होती है, गोला बड़ा होता है। इसी तरह से अल्फा पार्टिकल जैसे गन से गोला निकलता है, बहुत ज्यादा रिकॉइल होगी। और जब बीटा निकलता है तो ये समझे गन से बुलेट निकलती है, थोड़ी रिकॉइल होगी, तो नतीजा क्या निकलता है, अल्फा और बीटा जब एमिट होते हैं तो अपने पेरेंट न्यूक्लियस को पीछे जो बाकी बचता है उसको एक्साइटेड छोड़ जाते हैं, मींस उसके अंदर वाइब्रेशन होती है, क्योंकि तोड़ फोड़ के नतीजे में जाहिर सी बात है ये बीटा और अल्फा के अंदर तोड़ फोड़ हुई न्यूक्लियस के अंदर, उसके बाद एटम जो होता है न्यूक्लियस एक्साइटेड होता है। अब ये जो एक्साइटेड न्यूक्लियस होता है ये अपनी एनर्जी लूज करता है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा एनर्जी है, ये वाइब्रेट कर रहा है, ये एनर्जी लूज करता है, वो एनर्जी लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ जो है वो गामा। ठीक है, तो गामा गामा emission is accompanied by beta और अल्फा emission। बेटा गामा हमेशा अल्फा और बीटा के बाद निकलता है, ठीक है। अल्फा एंड बीटा emission leave nucleus in excited state बेटा, ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर छोड़ते हैं बेटा। न्यूक्लियस comes to its original state by emission of two of one or more than one gamma emission बेटा। एक
गामा भी निकल सकता है, 2 गामा भी निकल सकते हैं बेटा। नो चेंज इन मास, नो चेंज इन ए और जेड ड्यू टू गामा इमिशन बेटा। गामा इमिशन की वजह से कोई भी तब्दीली नहीं आती बेटा। अब अल्फा इमिशन में ऐसे होता है बेटा, 2 गामा निकल सकते हैं। अल्फा इमिशन में रिकॉइल एनर्जी बेटा, अल्फा इमिशन जो होती है ना, उसमें जब न्यूक्लियस वापस आता है तो उसमें से 2 गामा निकल सकते हैं बेटा। ठीक है, ये गामा निकलता है, 2 गामा निकलेंगे, 2 गामा निकल सकते हैं। जबकि बीटा इमिशन के अंदर क्या होता है बेटा, बीटा इमिशन में रिकॉइल एनर्जी कम होती है। बीटा इमिशन के अंदर बेटा जब ये इस तरह से आता है तो 1 गामा निकलता है, बीटा के बाद 1 गामा निकलता है और अल्फा के बाद 1 भी निकल सकता है, 2 भी निकल सकते हैं। अगर 1 निकलेगा बहुत ज्यादा हाई एनर्जेटिक होगा और 2 निकलेंगे तो थोड़ी थोड़ी एनर्जी वाले होंगे। तो ये हो गया बेटा हमारे पास रेडियो एक्टिविटी इन न्यूक्लियर चेंजेस। कल डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बेटा। फॉर्म पीएनसी के आ गए, अब आप फिल करें ना करें आपकी अपनी चॉइस है। कल आपको किस तरह से डेट मिलती है, लेकिन डेट जो चूज कीजिएगा वो कोशिश कीजिएगा पीछे वाली जो है वो चूज करें, जो भी आपको चॉइस दी जाए, अगर अभी देते हैं या बाद में देते हैं। फॉर्म फिल करना है बेटा, आईडी आपने बनानी है, एहतियात के साथ बनानी है। इंटरनेट इश्यूज होते हैं, इनके सर्वर के भी हालात बहुत खराब है। जब बर्डन आता है डाउन हो जाता है। और आपने रात से ही देख लिया, किसी डिस्ट्रिक्ट का नेम नहीं है, किसी बोर्ड का नेम नहीं है, कभी वेरिफिकेशन नहीं है। इनका सिस्टम ही ऐसा है, क्या करें, इनकी टेस्ट भी ऐसे होगी, क्या करोगे उसको, ना हम कर सकते हैं ना आप कर सकते। आपकी आईडी नहीं खुलती, आपको वेरिफिकेशन नहीं होती, आप हमें कहते हो सर बता दें। अब हम क्या बताएं भाई, सर्वर उनका, फॉर्म उनका, हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ी टेक्निकली उसको फिक्स कर सकते हैं, वही फिक्स करने वाले होते हैं, वही बनाने वाले होते हैं। अब जैसे तैसे करके भरे फार्म, और क्या करोगे। और फार्म जब आप फिल करना शुरू कर देते हो, जरूरी नहीं एक बार आपने खोला उसको सब फिल करके सबमिट करें, जरूरी नहीं है। आपने फॉर्म की आईडी बनाई, आपने सब डिटेल्स फिल करके सेव कर दिया, सबमिट ना करें, भले दूसरे दिन करें, आप लॉग आउट हो जाए कोई मसला नहीं, आपकी डेटा सेव होगी, आप लॉग आउट हो जाए, भले दूसरे दिन आप चेक करें, चालान फिर प्रिंट करें, फिर भी पे करें, वो आपकी मर्जी है, जब करें। अब आज करें सर, कल करें सर, हफ्ते के बाद करें, वो सर नहीं, वो सर का फैसला नहीं होगा, वो आपका अपना फैसला है, जाती फैसला। ठीक है, ये हमारा नहीं। और रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। कोई कहता है कि एनआईसी में 2 दिन पहले 18 साल का हूँ एनआईसी के, खुदा के बंदे में ये बात आपको बोल बोल के अब जो इरिटेशन होती है कि भाई आपके पास फॉर्म पे जो नंबर है ना, वही आपका एनआईसी नंबर है। अभी आपसे एनआईसी तो नहीं मांग रहे ना, आप पे फॉर्म अगर है आपके पास, नंबर पे फॉर्म पे होगा वो लगा दें, मसला थोड़ी है। अब इम्प्रूवर है कि हम पुरानी आईडी लगाए, न्यू आईडी, भाई पुरानी लगा के देखिए, अगर खुलता है वैलिड, नहीं खुलता तो नहीं बनाए। अब इसमें मसला क्या है, अगर आप पुरानी आईडी लगाए खुलता है, उसी के ऊपर आपको सब ऑप्शन मिलते हैं इस ईयर वाले, तो वैलिड गुड आप पुरानी आईडी इस्तेमाल करें। अगर नहीं उसमें खुलता, कहता है इनवैलिड आईडी, तो नहीं बना ले, क्या मसला, कोई इशू नहीं। और इम्प्रूवर जो अभी देंगे एग्जाम, वो यही ईयर लिखेंगे पासिंग में। अब वो इम्प्रूव कर रहे हैं ना, वो पासिंग ईयर अभी लिखेंगे, वो लास्ट ईयर वाला नहीं लिखेंगे। लास्ट ईयर तो गया, आपने इम्प्रूव किया, आपका रिकॉर्ड नया बन गया, बस सिंपल सी बात खत्म। ठीक है, इतनी कोई चीज है नहीं उसके। SSC मकसद मैट्रिक है, HSC मींस इंटर। अभी आप इंटर कर रहे हो जो फ्रेश है, उन्होंने तो एग्जाम ही नहीं दिया ना। अब वो कहते हैं सर मार्कशीट कहाँ से लाए, तो भाई एग्जाम ही नहीं दिया, मार्कशीट कहाँ से दोगे, खुदा के बंदे। वो उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, रिजल्ट अवेटिंग कर दे, भले आपकी रिजल्ट आ भी चुकी, आप अवेटिंग कर दे, कुछ नहीं होगा, आसमान नहीं गिरेगा। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ना, वो एनआईसी नंबर लिखना होता है, ईमेल लिखनी होती है, फोन नंबर लिखना होता है, अपने
अपना नेम वही लिखे जो मार्कशीट के अंदर है, कुमार दास ये वो कास्ट वगैरह ऐड नहीं कर, जो मार्कशीट के अंदर नेम है वही लिखे। फुल नेम पूछते सर, फुल नेम के अंदर फिर फादर, भाई किसने कहा आपको फादर तो नीचे लिखा हुआ है ना। जब आपसे फुल नेम का मकसद है अल्लाह ताला के बंदे आपका पूरा नेम, इसमें ये नहीं कहा कि आप अब्बा का नाम भी साथ में लिख दें। कुछ कुछ अपनी सोच भी करें। कुछ नहीं होता, अगर कोई गलती हल्की फुल्की हुई कोई बात नहीं, आपको कोई नहीं रोक सकता टेस्ट देने से। गलती हुई, करेक्शन हो सकती है, मसला नहीं है। फ्रस्ट्रेट ना हो, रोए पीटे नहीं, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होगा। अगर गलती हो भी गई है ना, ईमेल पड़ी है उनकी, उनके ऊपर ईमेल करें हमसे ये गलती हो गई, फिक्स करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। उनके फोन नंबर पड़े हुए वो करेंगे। आप अपना हालात आपके ये है कि आपने आईडी बनाई और मैसेज आ गया सर आप वापस आईडी नहीं खुलती, इसका मतलब है आपने वहां पे जो आईडी बनाई ना वो आप 5 मिनट के अंदर भूल गए हो कि आईडी कौन सी। अब ये आपके हालात है, 5 मिनट के अंदर आप भूल रहे हो कि जो आपने आईडी, उसका स्क्रीनशॉट ले ले, बनाते हुए स्क्रीनशॉट ले ले कि उसमें आपने क्या लिखा है। ऐसे होता है कि आप लिखते हुए आप इतने आपके हाथ कांप रहे होते हैं, पता नहीं आप क्या कर रहे होते हो, फिर आप वहां पे स्पेलिंग गलत कर लेते हो, दोबारा जब आप लॉग इन करते हो तो आप स्पेलिंग सही लिखते हो। जाहिर सी बात है वहां पे बनाते हुए स्पेलिंग गलत आपने लिख ली, कैसे ऐसे नहीं करें। तो अब ऐसे ही होता है, वाइब्रेट हो रहे होते हैं, बस पीएमसी का फॉर्म खुल गया, पीएमसी का खुल गया तो कौन सा आसमान गिर गया भाई, कोई मसला नहीं है। बड़े बने आप, बहादुर बने आप, माशाल्लाह। आप एक जंग लड़ रहे हैं इसके पीएमसी के साथ, और जंग के अंदर हमारे सिपाहियों के हाथ अभी से कांप रहे हैं, तो कल टेबलेट के ऊपर आपकी हालत क्या हुई टेस्ट के अंदर। तो ये पीएमसी के साथ आपकी जंग है, जंग है तो दंग है, सिंधी में कहते हैं ना। तो इसलिए इस तरह से ऐसे तड़पे नहीं, कुछ नहीं होता, आराम से सुकून के साथ। आप देख रहे हो कि आपके जो है वो हवास काम नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, पानी पी ले, आप थोड़ा वेट कर ले, उसको लॉग आउट कर दे, आधे घंटे के बाद फिर लॉग इन करें। जब आप अपने होश हवास बरकरार रखें फिर उसको खोलें, फिर आप एक दो चीजें फिल करें, फिर आपके होश हवास चले जाते हैं, फिर आप लॉग आउट कर दें। ऐसे नहीं करें। आप माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं, बहादुर बच्चे हैं, बहादुर ने एक फॉर्म देख के आपकी ये हालत हो गई है तो टेस्ट दे के आपकी क्या हालत होगी। ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं।